स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर में काफ़ी कंप्लीट कर लिए। एग्रीकल्चर में जो एप्लीकेशन था वो सब कंप्लीट हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, आरएनए इंटरफेरेंस। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन में पहली हेडिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, दूसरी हेडिंग जीन थेरेपी और तीसरी हेडिंग है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो हेडिंग डालें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या कॉन्सेप्ट है, जरा देख लीजिए। तो पहली बात तो ये है, जैसे मान लेते हैं ये कोई पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म है, और कोई पर्टिकुलर पैथोजेन इस होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर गया है। तो पैथोजन जब इंट्रोड्यूस करता है तो अंदर जाकर के पैथोजन मल्टीप्लाई करता है, और जब ये मल्टीप्लाई करेगा, इसकी संख्या बढ़ेगी, तो ये इंटरफेयर करेगा किसी जिस पर्टिकुलर होस्ट में इंटर किया है उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी में इंटरफेयर करेगा। तो मल्टीप्लाई किएगा और इंटरफेयर इन नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जब नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी तो एब नॉर्मल साइन और सिम्पटम प्रोड्यूस होंगे। तब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, तब डॉक्टर आपको बताएगा कि ये बीमारी हो गई है। कहने का मतलब है कि बॉडी में पैथोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, इसका जो प्रेजेंस है वो कब इंडिकेट होता है या कब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो जब सिम्पटम आ जाएंगे। और जब सिम्पटम आ जाएंगे तब तक ये काफी ज्यादा मल्टीप्लाई भी कर चुका होगा, तो पैथोजन की संख्या भी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो उस समय ट्रीटमेंट में दिक्कत आएगी, क्योंकि तब तक काफी ज्यादा पैथोजन की भी संख्या हो चुकी होगी। अगर यही ऐसा होता कि जब ये पैथोजन बॉडी में आया था तभी अगर पता चल जाता तो संख्या कम होती, उसकी संख्या कम होती तो ट्रीटमेंट करना क्या होता, आसान होता। तो प्रेजेंस ऑफ बॉडी सस्पेक्ट होता है कब, व्हेन सिम्पटम अपीयर। और जब सिम्पटम अपीयर हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट जो होता है डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं होगा, होगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसका हल क्या है, यदि पैथोजन आए और तभी पता चल जाए तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो फॉर नॉर्मल ट्रीटमेंट या फॉर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो अर्ली डिटेक्शन हो जाना चाहिए। पैथोजन अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए, अर्ली डिटेक्शन को अर्ली डायग्नोसिस भी कहते हैं, तो ट्रीटमेंट के मामले में अर्ली डिटेक्शन का बड़ा महत्व है। पैथोजन जितनी जल्दी पता चलेगा उतना हम आसानी से क्या कर सकेंगे, उसको ट्रीट कर सकेंगे। तो फॉर ट्रीटमेंट अर्ली डिटेक्शन
ऑफ पैथोजन नेसेसरी या अर्ली डायग्नोसिस होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अर्ली डायग्नोसिस फिर होगी कैसे? तो अर्ली डायग्नोसिस किससे संभव नहीं है? तो जो सामान्य टेस्ट हैं, यूरिन का टेस्ट किया जाए या ब्लड का टेस्ट किया जाए। तो ब्लड में सीरम का टेस्ट होता है, तो यूरिन एनालिसिस या सीरम एनालिसिस, मतलब परंपरागत जो टेस्ट के तरीके हैं, यदि आप उनका इस्तेमाल करोगे तो उसमें तब आपको पता चलेगा जब पैथोजन का काउंट काफी हाई हो जाएगा, तभी वो ब्लड में आपको उसको देखने को मिल पाएगा। अगर आप चाहते हो कि पैथोजन की संख्या कम हो फिर भी पता चल जाए, तो फिर कुछ और तरीका अपनाना चाहिए। तो उसमें आएगा फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें आएगा पीसीआर, उसमें आएगा एलाइजा। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, अर्ली डायग्नोसिस किससे पॉसिबल नहीं है और अर्ली डायग्नोसिस किससे पॉसिबल है। तो अर्ली डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल। बाई, तो दो आंसर देंगे, यूरिन एनालिसिस और सीरम एनालिसिस। तो दूसरा सवाल भी बदल जाएगा। अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल बाई, तो तीन आंसर दीजिएगा। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और तीसरा है एलाइजा। इतना लिखो पहले। साइड में लिखिए एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहले से ही आपको एक एम्प्लीफिकेशन पता है कि किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई करने का काम कौन कर सकता है? पीसीआर। वो चाहे जिसके लिए आप कर रहे हो, चाहे वो जीन थेरेपी के लिए कर रहे हो, चाहे जिसके लिए कर रहे हो। अगर आप या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कर रहे हो, फॉरेन जीन बनाना चाहते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पिया है पीसीआर का इस्तेमाल है। तो पीसीआर एक बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज है। तो इसका लेकिन मेन क्या है? तो मेन एप्लीकेशन यही है, एम्प्लीफिकेशन। लिखते चले, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड या डीएनए। अब सवाल है एम्प्लीफिकेशन क्यों करेंगे? तो सुन लीजिए कि कोई पैथोजन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एंटर किया है तो उसका काउंट बहुत कम होगा। यदि ऐसी कोई टेक्निक निकाली जाए, उसका न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफाई कर लिया जाए, तो अगर एम्प्लीफाई कर लोगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा, पता चल जाएगा। तो वेरी लो काउंट अगर है, किसी पैथोजन का बहुत कम काउंट है आपकी बॉडी में, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। किसके द्वारा? पीसीआर के द्वारा। कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? उसके न्यूक्लिक एसिड क्या कर दीजिए, एम्प्लीफाई कर लीजिए। इसी नाते इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सस्पेक्टेड है एड्स का, कि इनको एड्स हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है कि हुआ है, हो सकता है,
तो अगर सस्पेक्टेड व्यक्ति है तो उसके अंदर एचआईवी होगा, तो एचआईवी के न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा। यदि एम्प्लीफाई कर गया तो इसका मतलब उसमें एचआईवी था, और अगर नहीं हुआ तो नहीं था। इसी तरीके से म्यूटेंट जीन को भी पता कर सकते हैं किससे, इससे। तो याद रखिएगा 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन को डिटेक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा, पीसीआर के द्वारा। कैसे? क्योंकि उसके न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई कर दोगे। इसी कड़ी में आप अगर कोई एड्स सस्पेक्टेड पेशेंट है, पर्सन है, तो उसमें एचआईवी को आप क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में कोई म्यूटेंट जीन है, स्पेशली कैंसर के केस में, तो कैंसर के केस में जो कैंसर सस्पेक्टेड है उसमें यदि म्यूटेंट जीन है तो उसको भी पता कर सकते हो। कहने का मतलब है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी आप पता कर सकते हो। लिख लीजिए। डिटेक्ट पैथोजन इन वेरी लो काउंट। इन बॉडी। कैसे? बाई एम्प्लीफाइंग न्यूक्लिक एसिड ऑफ पैथोजन आई पीसीआर। इसी नाते डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं HIV इन एड्स सस्पेक्टेड पर्सन। चौथा, ये डिटेक्ट कर सकते हैं म्यूटेंट जीन इन कैंसर सस्पेक्टेड पर्सन। कहने का मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। म्यूटेंट जीन डिटेक्शन। जरा देख लो कैसे म्यूटेंट जीन। जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई डीएनए है और इसमें बेस है ए टी टी सी। इधर क्या होगा, टी ए और जी होगा। ये नॉर्मल डीएनए है। फिर म्यूटेशन हो गया तो ये मान लेते हैं कि म्यूटेंट डीएनए है। और बेस सीक्वेंस देखिए ए टी ए सी हो गया है, ए टी ए सी हो गया है। तो यहां क्या होगा, टी ए टी जी। कहने का मतलब ये बेस पेयर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। जहां ए था वहां टी हो गया, जहां टी था वहां ए हो गया। मान लेते हैं ये म्यूटेंट डीएनए है। अगर डीएनए में म्यूटेशन हुआ है तो इसका मतलब जीन म्यूटेट हुआ है। अब कैसे पता चले कि जीन म्यूटेट हुआ है, तो इसका तरीका देखो क्या निकाला गया है। इन दोनों स्ट्रैंड को अलग कर लेते हैं और स्ट्रैंड
ये वाला स्टैंड इधर रख लिया, ये वाला स्टैंड इधर रख लिया, यहां ले लिया ए बी ए और सी, इधर भी ले लिया, इसको थोड़ा उधर बढ़ा देते हैं। इधर क्या होगा, पी ए बी और जी, किसी एक स्टैंड की से ही चेक कर लेंगे और इस वाले स्टैंड को भी अलग कर देते हैं। इससे मान लेते हैं ये वाला स्टैंड इधर लिख लिया, यहाँ ए बी डी और सी लिख दिया, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लेते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लेते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है नॉर्मल डीएनए की। ये मान लेते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ले लिया, जिसको प्रोब कहते हैं। ये क्या होता है, तो यदि यहाँ आरएनए होगा तो ये आरएनए लेंगे, यहाँ डीएनए होगा तो यहाँ डीएनए लेंगे, तो ये होगा क्या, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये आरएनए भी हो सकता है, कब, जब ये क्या लेंगे, आरएनए लेंगे, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए होता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। टू अनम्यूटेटेड अभी लिखे नहीं, सुन लीजिए, अनम्यूटेटेड का मतलब नॉर्मल डीएनए, ये नॉर्मल डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो यदि नॉर्मल डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो यहाँ बेस क्या होंगे, तो यहाँ बेस के नाम पर यहाँ टी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा और यहाँ जी होगा। तो जैसे आप इस स्ट्रैंड को इस स्ट्रैंड के सामने लाएंगे तो तुरंत कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो जाएगी। ये वाला टी इसके साथ पेयर बना लेगा, ये वाला ए इसके साथ पेयर बना लेगा, ये वाला इसके साथ पेयर बना लेगा और ये वाला इसके साथ पेयर बना लेगा। तो ये पेयर बन गया। लेकिन मान लेते यही यहां लाओ तो जरा देखो क्या होगा। ये हमने प्रोब यहां ले लिया और प्रोब में बेस यही है, क्या, टी है, ए है, ए है और जी है। अब देखो ध्यान से, जो कि प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री इसके नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड से था, तो यहां सारे बेस पेयर क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना लिए। यहां देखो, ये वाला टी इससे तो पेयर बना लेगा, ये वाला ए इससे तो बना लेगा, ये वाला जी इससे तो पेयर बना लेगा, लेकिन ये पेयरिंग नहीं होगी, ये पेयरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसको पता था कि यहां टी होगा, लेकिन यहां मिला क्या, यहां कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं हुई है। और जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं होगी तो जो म्यूटेट जो प्रोब है नॉट सो कॉम्प्लीमेंट्री टू किससे, म्यूटेटेड डीएनए। उसके बाद इसको पता करेंगे। ये जो प्रोब होता है ये रेडियो एक्टिव टैग होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस पर पाए जाएंगे। तो इसको पता कैसे करेंगे, तो रेडियोग्राफी करेंगे। तो जब ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो ऑटो रेडियोग्राफी की जो फिल्म मिलेगी, जिसको ऑटो रेडियोग्राम कहेंगे, उसमें ये तो दिखाई पड़ जाएगा क्योंकि यहां सारी पेयरिंग प्रॉपर हो गई है। ऑटो रेडियोग्राफी में ये डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या समस्या है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो नहीं कर रहा। तो बेसिक बात ये है कि हम लेंगे प्रोब, प्रोब होगा रेडियो एक्टिव, डीएनए को चेक करना है तो डीएनए लेंगे, आरएनए को चेक करना है तो आरएनए लेंगे। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए को प्रोब कहेंगे, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस पर पाए जाएंगे। उसको कॉम्प्लीमेंट्री, उसको हाइब्रिडाइज कराएंगे। जब उसको हाइब्रिडाइज कराओगे किससे, जिस डीएनए को टेस्ट करना है, तो यदि वो सही हुआ तो वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो करेगा, तो रेडियोग्राफिक फिल्म पर अपीयर हो जाएगा। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं शो किया तो कब नहीं शो करेगा, भाई ये सोच के आया था कि सामने हमको क्या मिलेगा, टी मिलेगा, लेकिन नहीं मिला,
इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री शो नहीं किया तो ये फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर नहीं होगा। तो याद रखिएगा, यदि कॉम्प्लीमेंट्री शो कर गया तो फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुई तो अपीयर नहीं होगा। तो किसमें अपीयर होगा, किसमें अपीयर नहीं होगा? तो यदि अनम्यूटेटेड जीन है तो क्या हो जाएगा, फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर होगा, और अगर म्यूटेटेड जीन है तो फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री शो नहीं कर पा रहा है, और यहाँ तो यहाँ हाइब्रिडाइज कर जाएगा और यहाँ हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। बना लो। तो 4 पॉइंट लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। प्रोब क्या है? तो कहोगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मालिक्यूल, टैग विद रेडियो एक्टिव मालिक्यूल। पहली बात, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज किया जाता है टू डिटेक्ट म्यूटेंट डीएनए या जीन बाई किस प्रोसेस से? बाई हाइब्रिडाइज विद सस्पेक्टेड डीएनए सस्पेक्टेड डीएनए से इसको हाइब्रिडाइज करते हो एंड डिटेक्शन करते हो किससे? ऑटो रेडियोग्राफी। इफ क्लोन है म्यूटेटेड डीएनए, क्या होगा? एग्जैक्ट वही लाइन लिख देते हैं। द म्यूटेंट जीन not appear on फोटोग्राफिक फिल्म। क्यों? इसका क्यों भी पूछा जाता है, बिकॉज। क्यों? तो कहोगे प्रोब नॉट सो complementarity with mutant DNA या जीन। अगर म्यूटेटेड जीन है अगर म्यूटेंट जीन है तो क्या होगा? तो नहीं दिखाई पड़ेगा कहाँ? फोटोग्राफिक फिल्म पर। तो ये इसका रीजन, ये असर्शन रीजन में भी आ जाएगा। ये क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? तो बताओगे कि प्रोब क्या नहीं शो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री शो नहीं कर रहा। इसका उल्टा भी है, अगर म्यूटेशन ना हो तो फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर कर जाएगा। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्रिटी होगी। फिर है एलाइजा। फुल फॉर्म एंजाइम
लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे दो क्वेश्चन है केवल। एलाइजा का जो कॉन्सेप्ट है जिससे पैथोजन डिटेक्ट किया जाता है, तो कैसे डिटेक्ट करो? इधर देखो जरा, जैसे मान लेते हैं ये पर्टिकुलर कोई बॉडी है और इसमें कोई पैथोजन इंटर कर गया है, तो इस पैथोजन को पता करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इस पैथोजन पर जो प्रोटीन है उसको एंटीजन मान लिया जाए और उस प्रोटीन को आप डिटेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई केमिकल है जो ये बता सके कि वो प्रोटीन आपके शरीर में आ गई है, इसका मतलब वो पैथोजन आपके शरीर में आ गया है। तो या तो पैथोजन का एंटीजन आप डिटेक्ट कर लीजिए, एक ऑप्शन ये है। दूसरा तरीका है कि पैथोजन आया है तो इसके खिलाफ हमारे शरीर ने रिएक्शन दिया होगा और इसके खिलाफ बनाई होंगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का नेचर स्पेसिफिक होता है। अगर मान लेते हैं टाइफाइड का पैथोजन आया है तो टाइफाइड के पैथोजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेंगी वो सिर्फ टाइफाइड के पैथोजन को ही मारेंगे, किसी और को नहीं मारेंगे। तो यदि टाइफाइड स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारे ब्लड में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टाइफाइड वाला पैथोजन हमारे ब्लड में है। तो एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में या तो आप एंटीजन पता कर लीजिए एंटीबॉडी डाल के, और या तो फिर आप एंटीबॉडी पता कर लीजिए एंटीजन की मदद से। तो अगर एंटीजन पता कर लोगे तो भी पैथोजन पता चल जाएगा, और उसके खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी पता कर लोगे तो ही पैथोजन पता चल जाएगा। तो दोनों नहीं पता करना है। एलाइजा क्या करता है तो कहोगे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, पहला सवाल। दूसरा, ये पैथोजन को डिटेक्ट कर सकता है। कैसे? दो तरीके से। या तो पैथोजन की एंटीजन डिटेक्ट कर लो, उसके सरफेस पर पाई जाने वाली कोई प्रोटीन या कोई भी केमिकल, उसको आप पता कर लीजिए किसी दूसरे केमिकल की मदद से, और या तो उसके खिलाफ बनने वाली जो एंटीबॉडी है उनको आप पता कर लीजिए। एंटीबॉडी पता कर लोगे, मान लेते हैं कि टिटनस के पैथोजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती हैं वो आपके ब्लड में हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टिटनस का पैथोजन आपके ब्लड में है, या तो टिटनस के पैथोजन का फिर एंटीजन ही आप पता करिए। तो ये किस पर बेस्ड है? तो कहोगे बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। पैथोजन डिटेक्ट बाय दो तरीके से। पहला तरीका है डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑफ पैथोजन इन बॉडी। या तो पैथोजन के का जो एंटीजन है वो आपके शरीर में मिल जाए, एक तरीका है। और दूसरा तरीका है डिटेक्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लीजिए। एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लोगे तो भी पैथोजन पता चल जाएगा, और एंटीजन पता कर लोगे तो भी पैथोजन पता चल जाएगा। molecular diagnosis, you know that क्या effective treatment of disease, early diagnosis and understanding of pathophysiology is very important। परंपरागत मेथड ऑफ डायग्नोसिस जैसे सीरम एनालिसिस और अर्ली डिटेक्शन क्या लिखा है? नॉट पॉसिबल। ये भी आया हुआ सवाल है
किससे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल किससे है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट ऐसे आर सम टेक्निक दैट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया हो या वायरस, इसका कब सस्पेक्टेड होता है? तो जब पैथोजन प्रोड्यूस कर देता है क्या, डी सिम्टम, और इस समय तक कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन क्या हो जाती है, हाई। यहां से वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन जब सिम्टम प्रोड्यूस ना हो, इसको डिटेक्ट किया जा सकता है कैसे? एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसकी मदद से पीसीआर। कैसे? तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, डिटेक्ट कर लोगे। पीसीआर अब रूटीनली यूज होता है। पहला ऑप्शन, डिटेक्ट करते हैं एचआईवी को, किसमें? सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। इसको यूज करते हैं डिटेक्ट म्यूटेशन इन द जीन, किसमें? सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। इसका मतलब पावरफुल टेक्निक है टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो 4 जो एप्लीकेशन लिखा है वो याद रखिए। ये छोटा सा पैराग्राफ 4 लाइनों का दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्ट्रैंडेड, चाहे डीएनए ले लो चाहे आरएनए, बस जानते हो क्या है, अगर आरएनए में चेंज पता करना है तो आरएनए लोगे, और डीएनए में चेंज पता करना है तो डीएनए लोगे। टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को कहते क्या हो? और इसको कहते हो कि जाओ क्या करो, हाइब्रिडाइज करो अपने कॉम्प्लीमेंट्री। अगर डीएनए है तो डीएनए, और आरएनए है तो आरएनए, इन ए क्लोन सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन किससे करेंगे? ऑटो रेडियोग्राफी से। यहां से टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर क्लोन में क्या है, म्यूटेटेड जीन है, तो नहीं अपीयर होगा कहां? फोटोग्राफिक फिल्म पर। क्यों? बिकाज लिखा है, तो जहां कहीं बिकाज वहां इंसर्शन रीजन। क्यों? क्योंकि प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्रिटी विद म्यूटेड जीन। और अगर ये लिख दे कि क्लोन में म्यूटेशन नहीं है, तो अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो ये नाट घट हट जाएगा। म्यूटेशन नहीं होगा तो ये अपीयर हो जाएगा कहां? फोटोग्राफिक फिल्म में। क्यों अपीयर हो जाएगा? फिर ये नाट फिर हट जाएगा। तो याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो सेंटेंस बदल के दे दे, वो नहीं देगा तो हम तो दे ही देंगे। ठीक है। एलाइजा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन को डिटेक्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो क्या पता कर लो, एंटीजन पता कर लो, चाहे उसकी प्रोटीन हो चाहे वो, और दूसरा तरीका है तो डिटेक्ट कर लो क्या? एंटीबॉडी जो उसके अगेंस्ट बनी हो। चलिए हेडिंग डालिए, ट्रांसजेनिक एनिमल। जेनिक एनिमल, सुन लीजिए। मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर एनिमल है और ये उसका जीनोम है। या उसका जीन है और इसमें मैनिपुलेशन कर दिया जाए। तो जीन में मैनिपुलेशन करोगे कैसे? तो कोई जीन इंट्रोड्यूस कर दो। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन, जैसे फॉरेन जीन आप इसमें इंट्रोड्यूस कर दोगे, ये मान लेते फॉरेन जीन इसमें आ गया। यदि फॉरेन जीन आप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो तुरंत इसी एनिमल का नाम ट्रांसजेनिक एनिमल होगा, और जिसमें होगा हैव इंसर्टेड फॉरेन जीन।
अब सवाल है क्यों आखिर चेंज करोगे, तो इसके बहुत सारे पर्पज भी आगे डिस्कस करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्रांसजेनिक माइस हो सकता है, या ट्रांसजेनिक रैट हो सकता है, ट्रांसजेनिक मंकी हो सकता है, काऊ हो सकता है, दुनिया भर के होते हैं। तो माइस होगा, रैट होगा, मंकी होगा, काऊ होगा। 90 कितने परसेंट, 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, तो आंसर देंगे ट्रांसजेनिक माइस। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, इसमें पहला एप्लीकेशन है स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सुन लीजिए, कोई ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया, डिजाइन किया गया, जिसकी मदद से ये पता कर सके कि आखिर जीन का क्या रोल है सामान्य फिजियोलॉजी में या सामान्य डेवलपमेंट में। उसको एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक एनिमल बना लिया गया, इस ट्रांसजेनिक एनिमल में कोई जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इस जीन ने क्या किया, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कोई एक जीन था जिससे नॉर्मल सिंथेसिस हो रही थी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की। जब आपने ये जीन इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसने नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट कर दिया। तो जब इसकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, जैसे ही जीन ने इसकी सिंथेसिस इनहिबिट की, वैसे आपको यहां इफेक्ट दिखाई पड़ेंगे। कुछ ना कुछ तो इस ऑर्गेनिज्म में चेंज नजर आएगा ही। तो जो चेंज नजर आएगा उससे आप अंदाजा लगाओगे कि वो पर्टिकुलर जीन जिससे इसकी सिंथेसिस होती थी, अगर वो काम नहीं करेगा तो इस ऑर्गेनिज्म पर क्या असर पड़ेगा। फिर से सुन लेते हैं। किसी पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिजाइन किया गया है इस हिसाब से कि पता करना चाहते हैं कि जीन का किसी नॉर्मल डेवलपमेंट या फिजियोलॉजी में क्या रोल है। जैसे नॉर्मल ग्रोथ को इफेक्ट करने के लिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बॉडी में बनते हैं। कोई जीन इंट्रोड्यूस किया गया जिसने हिंड्रेंस कर दिया उस पर्टिकुलर फैक्टर के सिंथेसिस में। तो जैसे फैक्टर नहीं बनेगा वैसे आपको कुछ न कुछ फर्क नजर आएगा। तो जो फर्क नजर आएगा वही इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के काम होंगे। भाई जो जो यहां नहीं होगा, जीन के काम करने के बाद जो जो काम बंद हो जाएगा वही काम तो ये कर रहा होगा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इसका मतलब जीन का क्या कंट्रीब्यूशन आपको पता चल जाएगा। 2 लाइनें लिख लीजिए केवल। स्टडी कर हाउ जीन रेगुलेट या इफेक्ट करते हैं
नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट किया गया ट्रांसजेनिक एनिमल और इनहिबिट कर दिया इस सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद स्टडी किया इसको इफेक्ट। बढ़िया गया। जीन ये जो जीन आया है उसने उस जीन को इनहिबिट कर दिया जिससे इसकी सिंथेसिस हो रही थी। तो जब उस जीन का इफेक्ट खत्म हो गया, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो पता चल गया कि उस जीन का हमारे बॉडी पर क्या रोल है, क्योंकि वो घटना यहां नहीं होंगी। बढ़े आगे। अगला है स्टडी ऑफ डिजीज। फिर से वही ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में जो जीन इंट्रोड्यूस किया गया है कि ट्रांसजेनिक एलिमेंट में कुछ चेंज आ जाए, बदलाव ऐसे हो, तो ट्रांसजेनिक एनिमल डिजाइन किया गया है। इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हम पता कर सकें, टू नो इफेक्ट ऑफ, लिखते चलें, जीन डिजीज। जीन का क्या इफेक्ट है डिजीज में, जान के क्या करोगे? ये पता करना चाहेंगे कि उस डिजीज के ट्रीटमेंट का कोई नया तरीका है या नहीं है। तो पता क्या करना चाहते, आइडेंटिफाई न्यू वे ऑफ ट्रीटमेंट। उसको ठीक करने का कोई नया तरीका है कि नहीं, ये पता करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल जो किसी पर्टिकुलर डिजीज की स्टडी में इस्तेमाल होता है, उससे बीमारी के इलाज के नए तरीके सोचे जाते हैं, उस पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक एनिमल को कहा जाता है ट्रांसजेनिक मॉडल। हैं ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर डिजीज। फिर सवाल है कि
मॉडल किसके किसके अवेलेबल हैं? कई बीमारियों के ट्रांसजेनिक मॉडल अवेलेबल हैं, जैसे कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए और एल्जाइमर डिजीज के लिए। एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। सुन लीजिए क्या है, किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में आपको क्या चाहिए? तो स्पष्ट है, मेडिसिन रिक्वायर। और मेडिसिन किसकी बनी होती है? तो मेडिसिन बनी होती है केमिकल की। ध्यान से सुनिएगा, मेडिसिन बनने में जो केमिकल लगता है वो कहां से आता है? तो अलग अलग होते हैं। वो हो सकता कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता कोई सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि यहाँ जो केमिकल लग रहा है वो कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। अब ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसा कोई भी केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता हो, ऐसा कोई भी केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता हो, यदि वो केमिकल मेडिसिन बनाने में यूज हो रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर लाओगे कहां से? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा हो उससे लेके आओ। लेकिन मान लेते हैं उससे आइसोलेट करना मुश्किल है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पास कोई ये जीन है और इस जीन के एक्सप्रेशन से कोई प्रोडक्ट बन रहा है जो इस्तेमाल हो रहा है किसमें? मेडिसिन बनाने में। तो इस ऑर्गेनिज्म के पास जाओ, इससे कहो भैया हमको प्रोडक्ट दे दो, तो ऐसे तो देगा नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, इस जीन को आइसोलेट कर लेते हैं। इस जीन को आइसोलेट कर लीजिए और इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए किसमें? ट्रांसजेनिक एनिमल में। अब क्या होगा? इस एनिमल के अंदर वो जीन आ गया है, तो अगर इस एनिमल के अंदर वो जीन आ गया होगा तो ये प्रोड्यूस कर देगा, प्रोडक्शन करेगा ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। और उस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम कहाँ कर लेंगे? मेडिसिन बनाने में। तो यहाँ केमिकल जो यूज हो रहा है वो क्या है? वो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो हिंदी में से सुन लेते हैं, यदि किसी मेडिसिन को बनाने में कोई ऐसा केमिकल लग रहा है जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो वो लाओगे कहां से? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आपको मिलेगा। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देगा नहीं। तो उसका तरीका निकाला गया है कि जहां से वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बन रहा था, जिस जीन से बन रहा था, उस जीन को वहां से आइसोलेट करो और अपने मनपसंद वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दो। जिसमें इंट्रोड्यूस कर दोगे वो क्या हो जाएगा? ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? उस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन होगा और वो प्रोडक्ट बनने लगेगा। उसको वहां से आइसोलेट करिए और मेडिसिन बनाने में क्या करिए? इस्तेमाल करिए। कौन कौन सी बीमारियां हैं
जिनके ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लगता है तो बहुत बीमारियां। एनसीईआरटी में 3 नाम दिए हैं, एम्फाइसेमा दिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस दिया है और फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो याद रखिएगा कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एज ए मेडिसिन यूज होता है। तो आंसर दोगे क्या, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया और कौन सा, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में कौन सा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लगता है ये भी दिया है। तो कहोगे ह्यूमन की एक प्रोटीन है जिसका नाम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब लिखो तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की सिंथेसिस कौन करेगा, सिंथेसाइज बाय ट्रांसजेनिक एनिमल। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज एज मेडिसिन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज एज मेडिसिन। एक क्वेश्चन, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीज। अब डिजीज के नाम बताने पड़ेंगे, जैसे कौन कौन से, सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइल कीटोन्यूरिया और एम्फाइसेमा। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन सा, एक ह्यूमन प्रोटीन है जिसका नाम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है। इसी तरीके से कौन से साल में, 1900 बनाई गई क्या, ट्रांसजेनिक काऊ। ध्यान से सुनिए, काऊ का जो मिल्क होगा उसमें जितनी भी प्रोटीन होंगी वो काऊ के बच्चे के लिए होंगी, ह्यूमन बच्चे के लिए तो होंगी नहीं। फिर सुनिए, काऊ के मिल्क में जितनी भी प्रोटीन है वो काऊ काफ के लिए, लेकिन काऊ का जो मिल्क है वो ह्यूमन के बच्चे भी पीते हैं। अब सवाल ये है कि फिर उतने इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो ह्यूमन के लिए तो बना नहीं था। तो काऊ में कोई जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जब काऊ में कोई जीन इंट्रोड्यूस करोगे तो उसका नाम तुरंत ट्रांसजेनिक काऊ हो जाएगा। अब जीन कौन सा इंट्रोड्यूस कर दिए, तो जो ह्यूमन प्रोटीन है उसका जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। ह्यूमन प्रोटीन का जीन काऊ में इंट्रोड्यूस कर दिए तो काऊ के मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन आने लगी। अब जब ह्यूमन प्रोटीन आने लगेगी तो वही काऊ का मिल्क अब ह्यूमन बच्चे के लिए बेहतर हो जाएगा। तो ट्रांसजेनिक काऊ डेवलप की गई, उसका नाम रोजी है, जिसके मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन पाई गई। कंसंट्रेशन भी दी है 2.4 ग्राम पर लीटर। और ये जो मिल्क होगा जिसको हम ट्रांसजेनिक मिल्क कहेंगे, ये ह्यूमन मिल्क से या सामान्य जो काऊ मिल्क है उससे क्या होगा, बेहतर होगा,
किसके लिए? बच्चों के लिए। सामान्य काऊ का मिल्क दोगे तो उसमें ह्यूमन प्रोटीन नहीं होगी, लेकिन अगर ये वाला दोगे तो उसमें ह्यूमन प्रोटीन होगी। तो बच्चों के लिए मोर बैलेंस कौन होगा? ट्रांसजेनिक काऊ का मिल्क होगा। हाँ, तो इस काऊ का नाम क्या रखा गया? रोजी। और ये प्रोड्यूस करेगी मिल्क, तो कहोगे ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क। और कौन सी ह्यूमन प्रोटीन थी? कौन सी थी? अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। और कितनी थी? 2.4 ग्राम पर लीटर थी। और ये मोर बैलेंस मिल्क था। सामान्य गाय का जो मिल्क था उससे ये बेहतर मिल्क था बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें क्या थी? एक ह्यूमन प्रोटीन आ गया। चौथा, वैक्सीन सेफ्टी। सुन लीजिए, जैसे मान लेते हैं कोई न्यू वैक्सीन बनाई गई, तो न्यू वैक्सीन बनाने के बाद इस वैक्सीन का सेफ्टी टेस्टिंग होता है बिफोर यूज इन ह्यूमन। तो इसकी क्या करेंगे? सेफ्टी टेस्टिंग बिफोर यूज इन ह्यूमन। अब सवाल यह है कि सेफ्टी टेस्टिंग करेंगे कहां? तो याद रखेंगे, सेफ्टी टेस्टिंग करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल में। किस ट्रांसजेनिक एनिमल में करेंगे? तो आंसर देंगे ट्रांसजेनिक माइस। मान लेते हैं वैक्सीन चूहे को लगाई गई और चूहा गया मर, तो ठीक ही है, इंसान को नहीं लगाई गई। तो पहले ट्रांसजेनिक माइस को लगा के देखेंगे, यदि सक्सेसफुल रहा, इफ सक्सेसफुल, तो फिर वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट इन इसमें मंकी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इफ सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हुआ तब मंकी में टेस्ट करेंगे। सक्सेसफुल है तभी मंकी में लगा देंगे। क्या मतलब? पहले माइस मर ही गया है, भी मर जाएगा। यहां एनसीईआरटी में लिखा है बैचेज, तो अगर क्वेश्चन में बैचेज लिखा मिल जाएगा तो समझ लीजिएगा मंकी में लगाना है। क्योंकि जब जब क्वेश्चन आएगा वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग कहां करोगे,
एक ऑप्शन मिलेगा माइस, एक मिलेगा मंकी, तो आप आंसर क्या लगाओगे? तो कुछ समझ में ना आए तो आप माइस लगाएंगे, ठीक। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में ये शब्द लिखा मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा किसका इस्तेमाल करना है, मंकी। लेकिन मंकी इस्तेमाल करने से पहले ये होना चाहिए सक्सेसफुल किसमें, माइस में। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग या इसी को टॉक्सिसिटी टेस्टिंग भी कहते हैं। जरा देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई केमिकल है और इस केमिकल का इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में ह्यूमन में यूज करना है, तो ये केमिकल ह्यूमन के लिए सेफ है या सेफ नहीं है, कैसे पता किया जाए? एक तरीका ये है, इस केमिकल को सीधे ह्यूमन को दे दो, बच जाए तो सेफ है और मर जाए तो सेफ नहीं है। लेकिन ये नहीं ठीक है, ये लीगल नहीं। तो एक काम करते हैं, इस केमिकल को किसी दूसरे एनिमल में यूज करके देख ले, बच जाए तो सेफ है और मर जाए तो सेफ नहीं है। ये गलत इंटरप्रिटेशन है, यही गलती हो गई है। ध्यान से सुने फिर से, केमिकल लेते हैं सीधे ह्यूमन में यूज कर ले, मर जाए बच जाए, वो तो इंटरप्रिटेशन सही है कि भाई मर गया तो सेफ नहीं था और बच गया तो सेफ था। लेकिन ह्यूमन पे सीधे यूज नहीं करेंगे, फिर किसी दूसरे एनिमल में यूज करते हैं। उस एनिमल में यूज किया, बच गया तो सेफ है और मर गया तो सेफ नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन गलत है, बस समझ लीजिए क्या गलती हो सकता है इस एनिमल के पास पहले से ही कोई एबिलिटी हो इस केमिकल से बचने की, भले ही ये टॉक्सिक है, भले ही ये टॉक्सिक केमिकल है, लेकिन ये एनिमल बच गया। आपने कहा इसका मतलब सेफ है, फिर डाला कहां, ह्यूमन में, ह्यूमन मर गया। कहां गलती हो गई? गलती ये हो गई कि हो सकता है ये एनिमल सेंसिटिव ही ना हो इस केमिकल के लिए। तो यदि ये एनिमल सेंसिटिव नहीं है, अगर ये एनिमल सेंसिटिव नहीं है, तो जब केमिकल इस पर यूज करोगे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या इंटरप्रेट कर लोगे कि सेफ है, फिर यही केमिकल उठा के कहां डालोगे, ह्यूमन में, वो मर जाएगा। तो क्या इंटरप्रेट करोगे, सेफ नहीं है तो पहले वही सेफ था फिर बाद में वही सेफ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो गड़बड़ी कैसे सही कि समझो, उसका तरीका निकाला गया, इस एनिमल को मॉडिफाई कर दीजिए। अब मॉडिफाई कैसे करोगे? जीन मैनिपुलेशन। जैसे जीन मैनिपुलेट करोगे ट्रांसजेनिक हो जाएगा। जीन मैनिपुलेशन करके इसको बना लो क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल, और इस ट्रांसजेनिक एनिमल को सेंसिटिव बनाओ, मेक देम सेंसिटिव टू केमिकल। अब जब सेंसिटिव ये बन गए, उसके बाद फिर केमिकल यूज करिए। यहां से फिर देखेंगे अगर ये सरवाइव कर गया और सरवाइव नहीं किया तो इंटरप्रेटेट करेंगे। अगर सरवाइव कर जाएगा तो सेफ है, और अगर सरवाइव नहीं किया तो नॉट सेफ। समझ में आया क्या किया गया? तो ट्रांसजेनिक एनिमल की आवश्यकता क्यों पड़ गई केमिकल टेस्टिंग में? क्योंकि अगर हम ह्यूमन में टेस्ट कर नहीं सकते थे,
एनिमल में टेस्ट किया, संयोग से वो बच गया, फिर ह्यूमन में किया वो मर गया, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन गलत था। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव था ही नहीं। तो आपने क्या किया, इसमें जीन मैनिपुलेशन किया और इसको बनाया क्या, सेंसिटिव। अब जब सेंसिटिव बन गया उसके बाद केमिकल का इस्तेमाल किया, फिर देखा अगर बच गया इसका मतलब सेफ है, वो मर गया तो सेफ नहीं। देखो चलो एनिमल that have DNA manipulated to possess and express क्या, फॉरेन जीन, उनको क्या कहोगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे ट्रांसजेनिक रैट है, रैबिट है, पिग है, सीप है, काऊ है, फिश। बातचीत ना करो भाई। 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। कह रहा है इसका क्या पर्पज है, क्यों बनाए गए, क्या फायदा। तो फायदा देखो, सब फायदा ही है। पहला, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझना है। ट्रांसजेनिक एनिमल डिजाइन किए जाते हैं इस बात के लिए कि हम स्टडी कर सके कि कैसे जीन रेगुलेट करते हैं या कैसे इफेक्ट करते हैं नॉर्मल फंक्शन या डेवलपमेंट को। इसको एग्जाम्पल कह रहा है, स्टडी कर लो एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर जो इन्वॉल्व है किसमें, ग्रोथ, और उसका नाम क्या है। ये नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। कह रहा जीन इंट्रोड्यूस कर दो किसी दूसरी स्पीसीज से जो अल्टर कर दे फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, फिर स्टडी करो किसको, इफेक्ट को। इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि क्या रोल है उस फैक्टर का हमारी बॉडी। स्टडी ऑफ डिजीज, फिर ट्रांसजेनिक एनिमल को डिजाइन करो ये पता करने के लिए, समझने के लिए कि कैसे जीन का रोल है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। जितने ट्रांसजेनिक एनिमल यहाँ बनाए जाएंगे वो स्पेशली बनाए जाते हैं सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज। क्यों? इन्वेस्टिगेट करने के लिए और न्यू ट्रीटमेंट के मेथड को पता करने के लिए। आज हमारे पास कौन कौन से ट्रांसजेनिक मॉडल अवेलेबल हैं, तो कहोगे 4, कैंसर का, सिस्टिक फाइब्रोसिस का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का और एल्जाइमर। तो ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कह रहा है जो मेडिसिन है, दवाइयां ट्रीट द सर्टेन ह्यूमन डिजीज, उसमें क्या पाया जाता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही दवा के तरीके से काम हो रहा है, तो फिर क्या करोगे। सच प्रोडक्ट बहुत महंगे होंगे बनाना, तो फिर क्या करो, ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाओ टू प्रोड्यूस करे, क्या करे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। कैसे? तो ट्रांसजेनिक एनिमल को क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करोगे, इंट्रोड्यूस कर दो उस पर्टिकुलर जीन को जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता हो। इसका एग्जाम्पल भी दिया है, जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया किसका, ह्यूमन प्रोटीन, कौन सी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और इसको प्रोड्यूस करके कहाँ यूज किया गया, एम्फाइसेमा। कह रहा ऐसे ही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके क्या ट्रीट कर सकते हैं, फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एज ए मेडिसिन किसमें किसमें यूज हो रहे हैं या हो सकते हैं, तो 3 नाम याद रखोगे। ऐसे ही 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई, नाम रोजी। इसने जो मिल्क प्रोड्यूस किया उसमें ह्यूमन प्रोटीन इनरिच था, कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर। मिल्क में क्या था, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो कि ज्यादा मोर बैलेंस मिल्क था। इसके लिए, ह्यूमन बेबी के लिए, गाय के बछड़े के लिए नहीं था। वो कहेगा ये कैसा दे रहे हो, तो था ही नहीं नेचुरल। गाय के बछड़े के लिए नहीं, ह्यूमन बेबी के लिए, देन द नेचुरल। भाई नेचुरल काऊ मिल्क नेचुरल काऊ काफ के लिए बना है, ह्यूमन बेबी के लिए थोड़े बना है। वो अलग बात है, इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसजेनिक माइस का इस्तेमाल करोगे, काहे के लिए, टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। कब, इंसानों में इस्तेमाल करने के बाद, इस्तेमाल करने से ले, ये बिफोर याद रखिएगा, आफ्टर मत कर दीजिएगा।
फिलहाल ट्रांसजेनिक माइस का इस्तेमाल करो, टेस्ट करो सेफ्टी आप पोलियो, हाँ ये पॉइंट छोड़, पोलियो वैक्सीन वाला पॉइंट बढ़ा लेना बेटा, पोलियो वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट, स्पेशली वैक्सीन वाले में बढ़ा लीजिए पोलियो वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट। 2 बूंद जिंदगी की जो पिलाए जाते थे, पोलियो वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट, ये लिख लो, पोलियो वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक माइस, पोलियो वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट, बस एक लाइन वहीं बढ़ा लीजिए। हाँ, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी टेस्ट करेंगे किससे, ट्रांसजेनिक माइस, और अगर सफलता मिली और ये थोड़ा विश्वसनीय लगा तो माइस को रिप्लेस कर दोगे किसके द्वारा, मंकी, टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेज। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, इस टॉक्सिसिटी टेस्टिंग भी कहते हैं, प्रोसीजर सेम दैट यूज टू टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, कोई दवा बनी उसकी भी टॉक्सिसिटी टेस्ट करना है। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं, उनके पास जीन है which make them more, क्या लिखा है, sensitive to toxic substance than the non transgenic animal, उसके बाद एक्सपोज करोगे किससे, टॉक्सिक सब्सटेंस से, फिर इफेक्ट की क्या करोगे, स्टडी करोगे। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लिस्ट। आखिरी हेडिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अभी कुछ लिखे नहीं सुने, इस हेडिंग में एक पेज पूरा ये लिखा हुआ है, फिर एक पूरा पन्ना ये लिखा हुआ है, फिर यहां समरी है, लेकिन इतना याद नहीं रखना है, जितना याद रखना वो हम इकट्ठा लिखेंगे, पहले आप सुन लीजिए पूरा। इथिकल इशू में सबसे पहली बात ये बताई गई है कि यदि हम किसी ऑर्गेनिज्म के जीन में बदलाव कर रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाए, तो हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट दे दे। एग्जाम्पल समझेंगे, मान लेते हैं कि हिरन है, अभी हिरन के पास वो ताकत नहीं कि वो शेर से लड़ सके, तो उसका हल हिरन ने ये निकाला है कि इतने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे कि चाहे जितने मार डालो फिर भी हमारी संख्या क्या रहेगी, शेर से ज्यादा रहेगी। आप हिरन को पकड़िए, उसके अंदर जीन मैनिपुलेशन करिए जिसमें उसमें बड़ी बड़ी सींगे आ जाएं और हिरन के दांत शेर से भी बड़े हो जाएं, और फिर वापस उस हिरन को जंगल में डालिए, तो क्या होगा, तो शिकार उल्टा होने लगेगा, हिरन शेर का शिकार करने लगेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा और इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यदि जेनेटिक मैनिपुलेशन के बाद आपने जो ऑर्गेनिज्म बनाया है वो इतना ताकतवर हो जाए कि सारे कंपटीशन के लॉ को फेल कर दे, तो होगा क्या, पूरा इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो जाएगा, सारी स्पीशीज धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन का रिजल्ट बहुत भयानक हो सकता है। ठीक इसी नाते ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जेनेटिक मैनिपुलेशन से पहले हर देश में कुछ नियम कानून है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन से पहले वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है कि ये चेंज हम करने जा रहे हैं, तो पहले चेंज करने से पहले अप्रूवल लो, चेंज करने के बाद उनको दिखाओ, पब्लिक यूज में होने से पहले, 2 काम। तो हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बनाया, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई, जिसके 2 काम है, किसी भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन का अप्रूवल ये देती है और ये भी देखती है कि उसका इस्तेमाल ह्यूमन में किया जाए कि ना किया जाए, या वो ह्यूमन पर्पज के लिए ठीक है या नहीं। तो इन सब से जुड़े सारे निर्णय, वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, ये वैलिड है कि नहीं है, ये इस पर निर्णय लेगी और उस इंट्रोड्यूस करो उस जीएम ऑर्गेनिज्म को किस पे, पब्लिक सर्विस। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारे देश में कौन सा जेनेटिक मॉडिफिकेशन आप करोगे कि नहीं करोगे, उसकी वैलिडिटी का निर्णय कौन लेगा,
GEAC लेगी और सिर्फ इसी का निर्णय नहीं लेगी, वो ये भी लेगी कि वो जो प्रोडक्ट बनेगा या जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका ह्यूमन सर्विस में यूज करोगे कि नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट मिल सकते हैं। एक बात। दूसरा, मान लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने 10-5 साल की रिसर्च की, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई नया प्रोडक्ट बनाया या कोई नया ऑर्गेनिज्म बनाया। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से कोई प्रोडक्ट मिल रहा है जो बहुत काम का है। तो पूरी दुनिया में एक नियम है कि यदि किसी वैज्ञानिक ने काफी ज्यादा समय दे करके उस प्रोडक्ट को बनाया है तो उसके पास लीगल राइट होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बदले में कंपनसेशन पैसा लेने। इसको बायो पेटेंट कहते हैं। तो बायो पेटेंट एक तरीका है जिसमें लीगल तरीके से जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बना है या जो रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बना है या जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना है उसका इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए आपने कोई नई वैरायटी की क्रॉप बना ली जिसमें उत्पादन बहुत बढ़िया है, तो अगर आपने कुछ समय दे करके उसको बनाया है तो आपके पास अधिकार है कि आप इस क्रॉप को कहाँ उगाओगे, किसको बेचोगे, किसको नहीं बेचोगे। इसका लीगल एक तरीका है, उसको कहते हैं बायो पेटेंट। तो बायो पेटेंट क्या होता है? तो कहोगे ये वो तरीका जिसमें लीगल राइट दिया जाता है किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या प्रोडक्ट के यूज का। तो ये तो लीगल तरीका है, लेकिन कभी कभार इलीगल बायो पेटेंट हो जाते हैं। अब इलीगल क्या होते हैं? इलीगल बायो पेटेंट ये होता है कि मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर देश में, हमारे देश की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे देश में राइस की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, लगभग 2 लाख वैरायटी है हमारे देश में राइस की। उसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी बासमती की है। हमारे देश में पहले से बहुत बढ़िया टाइप की बासमती है। अमेरिका की कंपनी ने एक पेटेंट ले लिया किसी एक बासमती राइस का, कहा ये हमने बनाया है। बाद में पता चला कि वो हमारे यहाँ की एक वैरायटी थी, उसी में जरा सा चेंज करके बता रहे थे। हम लोगों ने बवाल काट दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर वो इंडियन बासमती राइस से बनाई गई थी तो इसका मतलब फिर आप उसका पेटेंट, जो चीज पहले से उपलब्ध उसका आप पेटेंट नहीं ले सकते। पेटेंट तो उसका ले जाता है कि कोई नई चीज बनाई जाए। तो इलीगल बायो पेटेंट का मतलब है कि पहले से ही मार्क चीज वो अवेलेबल है, आप इलीगल तरीके से कहो कि हमने ये बनाया है और फिर उसका पेटेंट ले लो, तो इसको क्या कहेंगे? इलीगल बायो पेटेंट। तो अमेरिकन कंपनी ने एक इलीगल बायो पेटेंट ले लिया किसका? बासमती राइस का, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ पेटेंट से। बाद में फिर बहुत विवाद हुआ और उनको वो पेटेंट कैंसिल करना पड़ा। तो यहाँ ये लिखा है यदि हम लोग जागरूक नहीं रहे तो ऐसे वो लोग पेटेंट लेते रहेंगे। अब बताओ किसका ले लिए? तो टर्मरिक नीम का ले लिए, हल्दी का। हमारे यहाँ जब चोट लगती है तो लोगों को हल्दी पिलाई जाती है। वो बाद बता रहे हैं कि देखो चोट लगने पे हल्दी लगाओ, और इसका पेटेंट ले लिया। हमारे यहाँ बचपन से कुटाई हो रही है और बचपन से वही लगाया जा रहा है और वो लोग पेटेंट इसका ले रहे हैं। नीम का दातून इस्तेमाल करते आ रहे, पता नहीं कब से नीम की पत्ती इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो वो लोग इसका पेटेंट ले रहे हैं, जबकि हम लोग पता नहीं कब से यूज कर रहे हैं। तो नीम का, हल्दी का, बासमती राइस का, ऐसे दुनिया में कई चीजों का पेटेंट लेने का प्रयास किया जाता है इलीगल। तो इलीगल और लीगल में अंतर याद रखिएगा। लीगल का मतलब क्या है? लीगल का मतलब है कोई नई रिकॉम्बिनेंट या जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट बनाया गया, अगर लीगल तरीके से बनाया गया है और पहले से वो उपलब्ध नहीं है तो ठीक उसका पेटेंट ले सकते हैं। एक निश्चित समय के लिए होता है, उसके बाद जब पैसा आधा हो जाता है तो फिर उसका पेटेंट खत्म हो जाता है। तो इलीगल बायो पेटेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखिएगा। एक और दिया हुआ है बायो पायरेसी। तो ये बायो पायरेसी क्या है? तो बायो पायरेसी का मतलब ये है कि किसी भी देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में उसके वहाँ के पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका इस्तेमाल मल्टीनेशनल कंपनी करती हैं बिना वहाँ की सरकार से पूछे। सरकार से मान लो पूछ लिए, सरकार भी मिली हुई है मान लो, तो फिर क्या है? सरकार से पूछे और वहाँ के जो वास्तव में लोग रह रहे हैं, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जंगल का, यहाँ कोई जनजाति रह रही है और यहाँ के पेड़ पौधों को वो सदियों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने किसी कंपनी को ठेका दे दिया
कि जाओ इतना जंगल काट डालो। अब बताइए इतना जंगल काट डालेंगे, सरकार से परमिशन तो ले लिया, लेकिन यहाँ जो बेचारे लोग डिपेंडेंट थे उस पर उनका क्या होगा? तो जो डिपेंडेंट लोग हैं तो उनको कंपनसेट किया जाए, प्रॉपर उनको दिया जाए, हर्जाना भर जाए, हर्जाना भरा जाए, तो कंपनसेट करिए, तब तो ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ कंट्री या विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ डिपेंडेंट पीपुल एंड विदाउट कंपनसेशन, बिना कंपनसेशन दिए इसको इस्तेमाल करने लगती हैं। इसी को कहते हैं बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी भी एक कॉन्सेप्ट है, क्या कि किसी भी देश के नेचुरल रिसोर्सेज का इलीगल यूज किया जाए बिना प्रॉपर कंसर्न ऑफ कंट्री एंड विदाउट प्रॉपर कंपनसेशन ऑफ अफेक्टेड पीपुल। जो लोग डिपेंडेंट थे उनको कम से कम कुछ तो दिए मिले, नहीं मिलेगा तो इसको क्या कहोगे, बायोपायरेसी। बस इतने ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, उतने पॉइंट हम लोग लिख लेंगे या पहले एनसीईआरटी पढ़ लेंगे फिर लिख लेंगे। किसी भी जेनेटिक मॉडिफाइड जो रिसर्च होती है कभी कभार उसका बहुत खतरनाक भयंकर परिणाम निकल सकता है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। इसी नाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए GEAC बनाया, जिसका काम है कि निर्णय लोगे किसके लिए, दो चीजों के लिए, एक तो वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च और दूसरा उस पर्टिकुलर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को पब्लिक यूज में। फिर आता है बायोपेटेंट। बायोपेटेंट क्या है, एक लीगल वे है, किसी रिकॉम्बिनेंट या मॉडिफाइड प्रोडक्ट को आपने बनाया है, न्यू प्रोडक्ट है, उसका लीगल राइट आप ले सकते हो, उसका यूज का, उसके सेल का, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। लेकिन इलीगल बायोपेटेंट हो जाता है, पहले से ही मौजूद है और इलीगल तरीके से पेटेंट ले लोगे तो क्या कहोगे, इलीगल बायोपेटेंट। जैसे किसका लिया गया, बासमती राइस का लिया गया, जबकि वो हमारी सेमी ड्वार्फ वैरायटी हमारी ही बासमती राइस से बनाया गया था, ठीक है। और नीम और हल्दी का पेटेंट लेने का प्रयास किया गया। तो इसमें लिखा है कि दुनिया के लोगों को जागरूक रहना चाहिए, जैसे ऐसे कोई बात हो तो बवाल काट देना चाहिए, ठीक है। अगर काटेंगे नहीं तो फिर मामला खराब जाएगा। फिर आया बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी एक तरीका है जिसमें किसी भी देश के नेचुरल रिसोर्सेज का मल्टीनेशनल कंपनी यूज करती हैं बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम दैट कंट्री या अफेक्टेड पीपुल और बिना कंपनसेशन, ठीक है। तो जो अमीर लोग हैं वो गरीब देशों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ये इस पे आता है बायोपायरेसी। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी से इसको पढ़ ही डालते हैं, फिर पॉइंट लिखते हैं। देखो सब चीज अंडरलाइन नहीं करेंगे, सुनो, इस पूरी हेडिंग में सारी लाइनें अंडरलाइन नहीं करनी है, जितना हम बताएंगे उतना अंडरलाइन करिएगा। देखिए जरा इधर, मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। सम ethical standards are required to evaluate the morality of all human activity that might help या harm living organism। कुछ अंडरलाइन न करिए, जब कहेंगे तभी करिएगा। Going beyond the morality of such issue, biological significance of such thing is also important. Genetic modification of an organism have an unpredictable result when such organisms are introduced into ecosystem। ये पहली लाइन है जो अंडरलाइन करोगे, और अंडरलाइन ही नहीं करोगे, इसको लिख ही लोगे, एज सच लिख लोगे। हेडिंग डालो एथिकल इशू, लाइन लिखो ये। या अभी रहने तो इकट्ठा 4-5 पॉइंट लिखेंगे तब लिख लीजिए। अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक ये पॉइंट टिक कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए एनसीईआरटी। फिर दूसरी लाइन ये
अंडरलाइन करिए। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम GEAC रखा, फुल फॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जिसका काम क्या है, तो ये निर्णय लेती है, डिसीजन किसके, वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, और दूसरा निर्णय लेती है किसका, सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। तो ये इतना अंडरलाइन कर लीजिए। फिर लिखा है मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, या तो फूड के लिए या तो मेडिसिन सोर्स के लिए। क्रिएट प्रॉब्लम विद द पेटेंट्स, पेटेंट से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो यहाँ बायो पेटेंट की बात आएगी, अभी अंडरलाइन ना करिएगा। देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर, गुस्सा बढ़ रहा है। सर्टेन कंपनीज ग्रांटेड पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज दैट मेक यूज टू genetic material, plant या other biological resource that have long been identified, developed and used by। किसान पता नहीं कब से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पेटेंट करा लिए, हमने बनाया है। बस यहाँ इस पूरे पेज पर यही इतना अंडरलाइन करना है बस। राइस एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, प्रेजेंट ऑफ विच गोज बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशिया एग्रीकल्चर। ये अंडरलाइन कर लो, हमारे एशिया की एग्रीकल्चर हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां स्टिक करो। लगभग कितने, 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी किस क्रॉप की है, तो राइस की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी ऑफ राइस अंडरलाइन करो इन इंडिया इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे देश में किसकी रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, तो आंसर देंगे राइस की। बासमती राइस की, इसकी स्पेशल एरोमा और फ्लेवर होता है। कितनी, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती राइस ग्रोन इन इंडिया। ये सब डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। There is a reference to the basmati in the ancient text and folklore poetry. It has been grown in centuries. फिर आया 1997, एक अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट राइट ले लिए, किसके, बासमती राइस के, जो हमारे यहाँ पता नहीं कब से हो रहे हैं, फ्रॉम यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये कंपनी को अलाउ कर रहे थे कि वो नई वैरायटी की बासमती को सेल करें यूएस में और अब्रॉड में। पता चला न्यू वैरायटी ऑफ बासमती एक्चुअली कहां से आई थी, डेराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर वैरायटी। इंडियन बासमती को क्रॉस कराया गया था किससे, सेमी ड्वार्फ वैरायटी। क्लेम किया गया था कि हम नई चीज बनाए हैं। कितने बड़े झूठे हैं, तो हैं ही झूठे। खैर, पेटेंट एक्सटेंड द फंक्शनल इक्विवेलेंट्स इंप्लॉइंग अदर पीपुल सेलिंग बासमती राइस टू रिस्ट्रिक्ट, उनको रोक रहे थे। सेवरल ऐसे बहुत से प्रयास किए गए पेटेंट लेने के, जैसे किसका लेने का प्रयास किया गया, टर्मरिक और नीम का। अगर हम लोग जागरूक नहीं रहे और बवाल नहीं काटे, क्या लिखा है, डू नॉट इमीडिएटली काउंटर, तो क्या होगा, तो समस्याएं बढ़ जाएगी ना। तो कह रहे हैं कि जागरूक रहो, बवाल काटते रहो। फिर आया क्या, बायो पायरेसी। फिर आया क्या, बायो पायरेसी। ये टर्म यूज टू रिफर द, यहां से यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड क्या, अदर ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा है, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्री एंड पीपुल कंसर्न, विदाउट क्या, कंपनी कंपनसेटरी पेमेंट। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में आई। अब देखो बायोपायरेसी में आते कौन है, तो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो रिच हैं किससे, फाइनेंशियली, लेकिन गरीब हैं दिमाग से, रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। जबकि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, अंडर डेवलप वर्ल्ड है,
उनके पास रिच है क्या, बायोडाइवर्सिटी, और उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत बढ़िया है कि कैसे यूज करें क्या, बायो रिसोर्स का। तो इनका ये लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि हम तुमको ये कर करके देंगे, ऐसा कुछ करेंगे नहीं। फिर धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ कि क्या होता है, इनजस्टिस, inadequate compensation, benefit sharing between developed and developing countries. Some nations are developing law to prevent such unauthorized exploitation of क्या, बायोरिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इस कड़ी में हमारे देश में, फिर देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली क्लियर किया है क्या, सेकेंड अमेंडमेंट इन द इंडियन पेटेंट बिल। वो जब बासमती राइस वाला विवाद हुआ था उसके बाद ये जो रिसेंटली लिखा है ये 1997 ही है, उसी समय संसद में नियम बनाया गया, इंडियन पेटेंट बिल में क्या किया, सुधार किया गया, टू टेक सच इशू इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग द पेटेंट इन टर्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन रिसर्च एंड क्या, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव। तो याद रखिएगा इंडियन पेटेंट बिल में कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, सेकेंड अमेंडमेंट हुआ। इतने क्वेश्चन हमको याद रखने हैं, हम लोग लिखेंगे वैसे आप लिख लोगे। इथिकल इशू, तो अगर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है वो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट दे दे, कहाँ, इकोसिस्टम में। इसी नाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बनाया, GEAC, फुल फॉर्म जेनेटिक, जी से हो जाएगा जेनेटिक, ई से इंजीनियरिंग, ए से अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या करेगी, ये डिसीजन लेगी रिलेटेड टू वैलिडिटी ऑफ रिसर्च, जीएम रिसर्च कौन सी होगी, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम ऑर्गेनिज्म इन पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस में उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। फिर आता है बायो पेटेंट, बायो पेटेंट क्या है, तो लीगल वे है टू गेट राइट ऑफ यूज ऑफ न्यू डेवलप्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या प्रोडक्ट, किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या प्रोडक्ट का यूज करने का अधिकार लीगल तरीके से मिलता है, बस वो नया होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है इलीगल, इलीगल बायो पेटेंट, ये क्या होता है, तो पहले से ही अवेलेबल किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी प्रोडक्ट का इलीगल राइट ले लिया जाए,
बिना उस पर्टिकुलर देश के या उस पर्टिकुलर जगह की सूचना के, वो कहेंगे क्या, इलीगल बायो पेटेंट। तो इलीगल बायो पेटेंट टेक illegal right of use of any organism या प्लांट या एनिमल। एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका। इलीगल बायो पेटेंट किसका ले लिया गया, बासमती राइस का। किसका ले लिया गया, बासमती राइस बाई अमेरिकन कंपनी। कहां से, फ्रॉम यूएस पेटेंट डिपार्टमेंट। और ये काम कब हुआ, 1997, जबकि एक्चुअली ये बासमती राइस डेवलप की गई थी इंडियन वेराइटी क्रॉस विद किससे, सेमी ड्वार्फ वेराइटी। इलीगल टेकन ऑफ इसका नीम टर्मरिक। इन चीजों को टू प्रिवेंट इलीगल पेटेंट, इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया, इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया, सेकेंड अमेंडमेंट कर दिए। किसमें, इंडियन पेटेंट बिल। इलीगल बायो पेटेंट कोई न लेने पावे, उसकी समस्या न पैदा होने पावे, तो सेकेंड अमेंडमेंट किया गया इंडियन पेटेंट बिल। फिर आया बायो पायरेसी। अच्छा, बासमती वाली बातें 2-3 लिख लीजिए। राइस रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, रिचेस्ट डाइवर्सिटी इन कहा, इंडिया। लगभग कितनी, 2 लाख राइस वैरायटी ग्रो इन इंडिया। उसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती राइस इन इंडिया। फिर आया बायो पायरेसी।
तो जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी से क्रॉस कराने के लिए इंडियन बासमती का यूज किए थे, वो भी एक बायोपायरेसी ही थी। हमारी वैरायटी ले गए, उससे इंट्रोड्यूस करके बना लाए, फिर हम ही बेच रहे हैं। ये क्या था? बायोपायरेसी। तो इलीगल बायोपेटेंट भी था, वो बायोपायरेसी भी थी। बायोपायरेसी क्या है? तो कहोगे इलीगल यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री विदाउट proper authorization of that country and without proper compensation of affected person। जो प्रभावित लोग हैं ना तो उनको मुआवजा दे रहे हैं और ना तो देश से प्रॉपर सही जानकारी ले रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं, इसको कहते हैं बायोपायरेसी। हाँ, अब चैप्टर कंप्लीट हो गया।